तो मैंने जितनी चीज़ें जो एग्ज़ाम क्रैक किया तो उसमें मैंने ये समझा कि हार्ड वर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट स्टडीज़, कि आप उसको अपनी पढ़ाई को किस तरह से स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। आप जब मेहनत नहीं करते हो तो आपके कई बार ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कई बार आप बहुत मेहनत करते हो तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि यार ये किस तरह की सिचुएशन हो रही है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं इतना कम टाइम बचा है, क्या ये हो पाएगा। पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। पोटेंशियल कोई आपको एक ऐसा नहीं होता कि एक लिमिट है कि यहीं तक आपका पोटेंशियल है। जब आप उस पोटेंशियल को रीच करते हैं तो आपका पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाता है। जब आपको ये पता होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपके पास एक ही मजबूरी हो जाती है सक्सेस लेना। जब आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है ऑप्शंस हैं, तो भी आप सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उस तरह का प्रेशर नहीं होता। अब कुछ लोग उस प्रेशर में एकदम हो जाते हैं कि यार सब छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर आता नहीं है। अब मेरे ऊपर प्रेशर, आप मेरे को समझ के चलिए कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, मुझे ये नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। मुझे आंसर राइटिंग का नहीं पता था। प्री के बाद मेरे को मेंस का पूरा रहता था, ऑप्शनल सब कुछ रहता था। उस पॉइंट पे मैं सोच सकता था कि यार अभी इतना प्रेशर तो मेरे से हैंडल नहीं होगा, ये मैं कैसे करूँगा। आप छोड़ देते उसको, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि एक ही अटेम्प्ट है और उसी में मैं दे सकता था। उसके बाद मेरे को कभी एलिजिबल ही नहीं होऊंगा मैं एग्जाम देने के लिए, मैं उसके बाद एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे एग्जाम देना ही है इस बार और क्रैक करना ही है। सो हेलो गाइज, दिस इज हिमांशु एन सिंह, इंडियन फॉरेन सर्विसेज 2020 बैच। एंड आज आप ये टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस टाइटल का मतलब जैसे कि व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हर चीज़ आपके खिलाफ हो तो भी आप सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु एन सिंह है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली एंड फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। और मैं आपको मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है आईआईटी दिल्ली और यूपीएससी एससीआरए से, और उसके बाद मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने पहले एग्जाम्स करे हैं, जैसे केवीपीवाई हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, या एससीआरए हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, आई मैनेज टू क्रैक ऑल दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या, और ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम को क्रैक करने की हेल्प किसी दूसरे एग्जाम में मिलती है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था तो आई वॉज अ वेरी एवरेज चाइल्ड जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता था कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरह से मुझे तैयारी करनी है। उस सेम ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की तो तब मेरे पास अराउंड 8 मंथ्स थे जिसके अंदर मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना था, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन अगस्त या सितंबर 2018 एंड आई हैड माय प्रीलिम्स इन जून 2019। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, डिस्पाइट मैनेजिंग टू क्रैक ऑल दिस एग्जाम्स लाइक केवीपीवाई, आईआईटी दिल्ली एंड यूपीएससी एससीआरए, आई डिडंट नो कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सोशल साइंसेज का कुछ भी, कि सोशल साइंस के अंदर क्या पॉलिटी है, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या कंसेप्ट है। बिल्कुल आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आई हैड ओनली 8 months टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था। मान लीजिए कुछ ऐसे पर्सनल सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी प्रोफेशनल सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दे सकता था, और अगर उस अटेम्प्ट में मैं अगर कर जाता तो कर जाता, वरना आई हैड टू बी आई हैड टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो मैंने जितनी चीज़ें जो एग्जाम क्रैक किया तो उसमें मैंने ये समझा कि हार्ड वर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट स्टडीज़, कि आप उसको अपनी पढ़ाई को किस तरह से स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने जो दो तीन चीज़ें समझी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, कि उसे पता नहीं होता कि उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। मतलब वो अगर टेस्ट सीरीज दे रहा है तो कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो जब अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है कि यार मैं क्या करूं, वो मेहनत करते हो। आप जब मेहनत नहीं करते हो तो आपके कई बार ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कई बार आप बहुत मेहनत करते हो तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि यार ये किस तरह की सिचुएशन हो रही है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं इतना कम टाइम बचा है, क्या ये हो पाएगा। जैसे कि मैं बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसके अंदर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरे ना 12th के अंदर इतने मार्क्स थे, क्या उससे मेरे इंटरव्यू पे फ़र्क पड़ेगा। सर मैंने ग्रेजुएशन बहुत एक नॉर्मल कॉलेज से किया है, क्या मेरे इंटरव्यू में मार्क्स उससे इम्पैक्ट होंगे। क्या मैं कॉलेजेस में इतनी बार फेल हुआ हूँ तो क्या मैं सिविल सर्विसेज में नहीं आ सकता। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सेल्फ डाउट्स लेके लोग आते हैं कि मेरे में ये कमी है, और उस कमी की वजह से क्या मेरे को सिविल सर्विसेज में कोई डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ जो आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है वो ये रखनी है कि कैसा भी डिसएडवांटेज हो,
आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पहली चीज तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जिसने सिविल सर्विसेज दिया है बहुत लोगों के साथ हर टाइप की सिचुएशन बनी है और फिर भी लोगों ने वो एग्जाम क्रैक किया है। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कोई चीज आपकी डिसएडवांटेज है, कोई आपकी वीकनेस है, आपको पता है कि मेरा कॉलेज नॉर्मल है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ चेंज कर सकते हो? आप उसके बारे में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बारे में सोच के अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी पे इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आप सिविल सर्विस की तैयारी जो है उसके अंदर कहीं कमी रह जाएगी। तो जो भी चीज आपको लगता है कि ये डिसएडवांटेजेस है, ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप उन चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो आपको जिस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये मान के चलो कि उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने को फर्क हो सकता है कि बहुत ज्यादा एजुकेशन का भी फर्क पड़ सकता है कई बार, कि आप इतनी सारी चीजें, किसी ने मान लीजिए एमबीबीएस करी, एमडी करी, फिर डीएम किया, फिर बाहर से जाके उन्होंने एमबीए किया, तो बहुत सारी ऐसी कई सारी डिग्रीज करने के बाद कोई सिविल सर्विसेज में आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि हो सकता है वो भी कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हो, कि बोर्ड के मेंबर्स को लगे कि इतनी सारी एजुकेशन ली है आपने, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको करियर में क्या करना है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज पोजीशन है, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी। और एक ऐसा भी है कि एक नॉर्मल कॉलेज से बंदा आया जिसने कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं करी, उसने सिविल सर्विसेज के ऊपर ही लगा हुआ है, 5 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। तो हो सकता है बोर्ड मेंबर्स को भी लगे कि ये अपने करियर में बहुत डिसाइडेड, बहुत सॉर्टेड है कि इसको सिविल सर्विसेज ही चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती है कि कुछ भी एडवांटेज में हो सकता है, कुछ भी डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा ना ये एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा या मैं यहां फेल हुआ हूं। आप जिंदगी में चाहे हर जगह फेल हुए हो, फिर भी आप सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब मैं ऑड्स पे आता हूं कि आपको लगेगा कि ये ऑड्स मेरे अगेंस्ट हैं या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरा ना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इस ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए अराउंड 30 डेज थे, जिसमें से मैं प्रिपेयर 25 डेज के अंदर मैंने अपना ऑप्शनल किया। अब मैं ये सोच सकता था कि मैंने कभी, मान लीजिए जब मैंने अगस्त में तैयारी स्टार्ट की, अक्टूबर के अंदर तैयारी स्टार्ट की, तो अक्टूबर में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का मतलब जब मेरे को ABCD भी नहीं पता, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? क्या मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं ऑप्शनल कर लूं, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूं और फिर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूं, या ये होना चाहिए कि यार पहला स्टेप क्या है? सिविल सर्विसेज जब ये कोई एग्जाम है, ये 3 डोर्स हैं बेसिकली। पहला प्री है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। जब आपके पास आप एकदम डोर के सामने खड़े हो, मान लीजिए आपके सामने प्री का डोर खड़ा है और आपको प्री को क्रैक करना है, तो आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं इंटरव्यू के डोर को कैसे खोलने वाला हूं, आप सोचेंगे मैं प्री को कैसे करने वाला हूं। तो जब टाइम लिमिट कम होती है, मान लीजिए मेरे पास टाइम लिमिट थी, अक्टूबर से तैयारी करनी थी और जून में एग्जाम था, तो मेरी जो प्रायोरिटी थी, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि इंटरव्यू की तैयारी कर लूं, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मैं मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लूं। मेरे को माइंड में रहता था कि हाँ मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग कर लूंगा, जो एक आइडियल एस्पिरेंट को करना चाहिए, जिसके पास बहुत टाइम है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब वो कॉम्प्रोमाइज किस तरह से करना है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। जैसे कि मेरा था कि मैंने पहले प्री पे फोकस किया, मेरे को ये था कि यार मेरे को प्री निकालना है किसी तरह, और प्री के बाद देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन प्री मेरे को जरूर निकालना है। मैं मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करता रहूं और प्री ना निकले तो फिर वो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज की मैंने तैयारी की वो तो मेरे को देने का मौका ही नहीं मिला। तो यही लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं कि लोग मेंस के इतने आंसर लिखते हैं, इतने आंसर लगते हैं कि प्री की तैयारी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब आपका प्री नहीं हो रहा तो आप सोचेंगे यार मेरे को तो मेंस लिखने का ही मौका नहीं मिल रहा। तो मेरा ये टारगेट था कि पहले मैं किसी तरह प्री को क्रैक करूं। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने सोचा यार पॉलिटी कहाँ से पढूं, कुछ सारे सोर्सेज उठाए। तो मेरा हमेशा से जितने मैंने एग्जाम दिए, मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है कि सोर्सेज जितने लिमिटेड हो और जितना रिविजन हो जाए। हर एक एग्जाम में ये मैंने अप्लाई किया और हर एग्जाम में मेरे को रिजल्ट दिखा है कि लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल रिवीजन से जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा गेन किया और एग्जाम्स के अंदर मुझे बहुत हेल्प मिली है, चाहे IIT हो, चाहे KVPY हो, चाहे SCRA हो और चाहे सिविल सर्विसेज हो। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखे। जैसे मैंने देखा एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने कहा यार मैं ना तमिलनाडु के NCERTs पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो चीज़ उठाई और उसको मैंने रिपीटेटिवली पढ़ा, बार बार पढ़ा। ऐसे ही मैंने कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रखी, कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखे और उनको मैंने पढ़ के उससे तैयारी करना शुरू किया। तो जब मैंने मल्टीपल रिवीजन किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ यार चल ठीक है, अब मेरा प्रीलिम्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, फोकस किया सिर्फ प्रीलिम्स पे, कि मेरे को अब सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, मेरे को किसी तरह प्रीलिम्स को क्रैक करना है। तो जब मैंने प्रीलिम्स को क्रैक किया, जब मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो गया और प्रीलिम्स क्रैक होने के बाद अब मेरे पास क्या था, अब मेरे पास उससे भी ज़्यादा सिचुएशंस, मतलब आप समझिए उससे भी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है मेरे ऊपर कि अब मैंने प्री क्लियर कर लिया है,
अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है ये मेंस भी कर लेगा, लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि मेरा मेंस का जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ, मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ, मेरा एथिक्स कवर नहीं हुआ, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल था वो कवर नहीं हुआ था, मैंने आंसर अपनी जिंदगी में कभी नहीं लिखा। ये 4 चीजें, और प्री के बाद में इन 4 चीजों को लेके बैठा हूं कि अब मैं कैसे करूं चीजों को सोल्व, क्योंकि अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 2 से 3 महीने हैं और मेरे को ये सब चीजें करनी है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये मेक श्योर किया कि जो मैंने प्री तक का पढ़ा है पहले एक बार तो वो रिवाइज कर लेता हूं। तो उसको रिवाइज करने में मेरे को 20 दिन लग गए। जो मैंने पूरा प्री का पढ़ा था मैं एक बार उसको रिवाइज कर लिया, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी अलग है। प्री इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम की आपको याद होना चाहिए, फिगर्स याद होनी चाहिए, आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना है। लेकिन मेंस अलग है, मेंस सब्जेक्टिविटी मांगता है। तो मेंस के अंदर आपको कोई फिगर्स या वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको लिखना होता है। तो मैंने तो पहले फिल्टर आउट किया कि प्री में मैंने ना ये सब चीजें याद की थी, इनमें से ये चीजों का मेंस में कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो मैंने उन चीजों को दिमाग से डिलीट किया। ठीक है, जो एक चीज है जो आपको आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आपने कुछ लर्न किया और उसको अनलर्न भी करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने माइंड में कुछ डाला और उसको आप निकाल नहीं पा रहे, आपको निकालना भी आना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने प्री की तैयारी की, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, लेकिन अब मेरे को पता है कि इन फैक्ट्स का या इन चीजों का ना मेंस में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैंने उनको दिमाग से हटाया। दिमाग से हटाने का क्या तरीका होता है कि उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं, उसको याद करने की कोशिश ही नहीं की। तो जब आप किसी चीज को याद नहीं करते या याद करने की कोशिश ही नहीं करते तो अपने आप दिमाग से वाइप आउट हो जाती है। तो मैंने जो ऐसी चीजें थी जो प्रीलिम्स में जो जरूरी होती हैं और मेरे को पता है प्री अब हो चुका है, तो मैंने उस चीज को हटाया। अब मैं मेंस पे लग गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हैं? तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, पहले नोट्स बनाए, और फिर उसके बाद मैंने एथिक्स पढ़ा, एथिक्स की एक सोर्स लिया। अब मैं बचा ऑप्शनल पे, क्योंकि ऑप्शनल बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सिलेक्शन का। और मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया। लोगों ने बोला यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, बहुत टफ होता है, लोगों के नंबर नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लैंग्वेज बहुत टफ आती है, एग्जाम्पल्स डालना मुश्किल होता है, पेपर 1 को पेपर 2 से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, सब चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास चॉइस क्या है? मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दी। एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने भरा उसमें मैंने अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया है। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास टाइम फ्रेम लिमिटेड है, मेरे पास सिर्फ 25 या 30 दिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और ऐसा है नहीं कि मैं बैठ जाऊं कि यार अब मैं मेंस नहीं दे रहा, प्री हो गया, मैं मेंस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ। तो जब सिलेबस नहीं हुआ, जब जितना हुआ है उसके हिसाब से मैंने सोचा मैं अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे के आऊंगा, अपना मेंस दूंगा। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी बनाई कि यार मेरे को ना अब इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी बनाता हूं कि 25 डेज में अपना जो मेन पार्ट है कि जो पेपर 1 है उसको मैं 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं और बाकी का मैं पेपर 2 बाद में करता हूं। तो मैंने पहले पेपर 1 को उठाया, उसमें जो थ्योरीज थी उनको जल्दी जल्दी पढ़ा। मतलब मेरे को एकदम, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं आपको इतना पढ़ना पड़ता है कि आपकी रीडिंग स्पीड ना बहुत तेज हो जाती है। तो आप फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस नहीं पढ़ते, आप वर्टिकली लाइंस पढ़ने शुरू हो जाते हैं कि आप पेजेस में लाइंस ऐसे देखते हैं, आप स्कैन करते हैं बेसिकली पेजेस को, आप ऐसे रीड नहीं करते हैं। तो जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे किया तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस हाईलाइट किया जल्दी जल्दी। जो भी बुक्स मिली, मेरे को एक बुक मिली थी पेपर 1 की, मैंने उस बुक को जल्दी जल्दी हाईलाइट किया, उसमें से कुछ कुछ जगह मैंने मार्क कर दिया और उसको मतलब यूँ मान लीजिए हर एक थ्योरी को मैंने बेसिकली बड़े पिक्चर पे समझा और छोटी छोटी डिटेल्स को लिख लिया और उसी को बस मैं रोज उस थ्योरी को एक पेज पे लिखता और उस थ्योरी को एक बार पढ़ लेता और बस ठीक है, बस इतना ही करता था मैं। तो मैंने सारी थ्योरीज को इस तरह से लिख लिया, जो भी थ्योरीज थी या जो भी कंसेप्ट्स थे। फिर जब पेपर 2 की बारी आई तो पेपर 2 के अंदर फिर मैंने क्या बोलते हैं, बहुत सारी ARC की रिपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन गया, मैंने ऑनलाइन जाके कुछ कुछ नोट्स मिले, हर एक नोट्स में से जितना मेरे को मिला, जितना मेरे को लगा सिग्निफिकेंट जरूरी है, मैंने बस वो लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्या मेरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मुझे ये समझ आ रहा था कि यार ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है। ये मेरे को लग रहा था कि हाँ यार ये ज़रूरी है और ये नहीं होगा ज़रूरी। तो मैंने बस वो चीज़ें नोट की और मैंने लिमिटेड नोट्स बना लिए और मेरे को था बस अब ये लिमिटेड नोट्स हैं, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन चाहिए, इसी के बेसिस को मैं इतनी बार पढ़ लूँ कि ये मेरे को याद हो जाए और कल को क्वेश्चन में से मेरे को कोई एक भी चीज़ दिखती है तो मैं उसको मैं लिख पाऊँ चीज़ों को। तो मैंने उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया, पेपर 2 उठाया और जो पेपर 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें GS के सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मैंने फिर GS की नॉलेज को कहा कि मैं GS की मेरी नॉलेज अच्छी है तो मैं GS की नॉलेज भी उसमें लगा दूंगा। मैंने इस तरह 25 डेज में एक स्ट्रेटेजी बनाई और जैसे ही 25 डेज में स्ट्रेटेजी बनाई उसके बाद मेरे को आया अब मैं रिवीजन करता हूँ। अब ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि प्री और मेंस के बीच में लोग आंसर राइटिंग करते हैं, उनका नहीं होता, आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से करो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा जिंदगी का जो मैंने पहला आंसर लिखा था वो मैंने 1 अगस्त को लिखा था 2019 में और 20 सितंबर 2019 से हमारे एग्जाम्स थे मेंस के।
तो मैंने लगभग 1 डेढ़ महीना पहले आंसर राइटिंग शुरू की थी। तो जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की तो पहला आंसर मैंने लिखा, मैंने देखा यार ये तो आंसर तो पता नहीं क्या, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। फिर मैंने दोबारा लिखा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मतलब वो दिक्कत होती है कि जब आप आंसर देखते हो आपको लगता है यार ये तो क्या आंसर लिख दिया मैंने, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि पहला मेरा टारगेट होना चाहिए कि आंसर का स्ट्रक्चर एक बन जाए, कि पहले इंट्रोडक्शन आ जाए, बॉडी आ जाए, कंक्लूजन आ जाए। उसमें मैं लिख क्या रहा हूं वो मैटर नहीं करता, बस आप इस चीज पे फोकस करो कि यार बॉडी एक अच्छी बन जाए, कि यूं तो लगे कि इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। फिर जब मैंने वो लिख लिया, उसके बाद मैंने जब वो चीज मेरे प्रैक्टिस हुआ, मेरे को 5-6 टेस्ट लिख के कि हाँ मेरे को इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन आ गया, फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर डिटेल्स को डालना शुरू किया कि अब बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह के होने चाहिए, कंक्लूजन किस तरह का होना चाहिए। तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया और फिर मैंने आंसर राइटिंग को लगभग 30 दिन तक मैंने आंसर राइटिंग करी। फिर जब मैंने आंसर राइटिंग कर लिया, मेरे को लगा कि आंसर राइटिंग होगी और बेसिकली मेंस भी कुछ कुछ हो चुका है, तो अब मुझे क्या पढ़ना है। फिर मैंने फोकस किया, एक दिन हिंदी को दिया, क्योंकि लैंग्वेज का एग्जाम होता है आपका, क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है। तो उस लैंग्वेज एग्जाम में क्या होता है कि हम तैयारी नहीं करते, हमें लगता है यार हाँ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर लोग लैंग्वेज वाले को क्वालिफाई ना करने की वजह से मेंस से बाहर हो जाते हैं। तो मैंने फिर हिंदी पे फोकस किया अपनी। तो हिंदी को मैंने एक दिन पढ़ा, कुछ चीज़ों को पढ़ा कि उससे मैं एक बार भाई उसको पास कर जाऊँ, किसी तरह पास कर जाऊँ। फिर जब मेरा मेंस का एग्जाम आया, फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया और फिर मैंने बस ये मेंस का एग्जाम सोच के दिया कि मैंने जितना हो सकता था मैंने उतनी तैयारी कर ली। और मेरे को पता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को किस तरह से लिखना है, और मेरा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जाम कंप्लीट करने पे। किसी एक आंसर को अच्छा बनाने से ज़्यादा फोकस होना चाहिए पूरा एग्जाम कंप्लीट करने पे। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर ये क्वेश्चन है, कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर उसको मैं कुछ नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो 3 नंबर कोई दे सकता है मुझे, और मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ और एवरेज लिख रहा हूँ तो अराउंड 4-5 मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो 6-6.5 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर इसी पॉइंट पे अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए तो मेरे लगभग 6, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 नंबर का लॉस है। तो मुझे था कि मैं यहां से 2 नंबर गेन कर रहा हूं, और इसको अगर मैं छोड़ दूं और बाद में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं तो मैं 4 गेन कर रहा हूं। तो मेरा टारगेट था कि सारे क्वेश्चन मैं पूरे कर दूं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। फिर कुछ जगह अब लोग मेरे को बोलते हैं कि सर क्या चार्ट्स बनाए, डायग्राम बनाए, तो मैं डायग्राम बनाता था, लेकिन जहां डायग्राम मेरे को लगा कि जरूरी है वहीं बनाता था, जबरदस्ती का डायग्राम नहीं बनाता था। और मेरा ये मानना था कि डायग्राम जरूरी नहीं है, मतलब आपको अपनी बात पहुंचानी है बस किसी तरह। और जो आपकी बात पहुंचानी है उसके लिए आपके 2 चीजें होती है कि पहली चीज तो आपने लिखा हो वो चीज पेपर के अंदर, तो वो बात पहुंचती है, और दूसरी चीज कि वो जो एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक कर रहा है वो उस चीज को देख भी ले। तो आपके पास ये होना चाहिए कि पहले तो आपने चीजें लिख भी दी है और दूसरा विजिबल भी बना दिया, उसको अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, या मान लीजिए कुछ हाईलाइट करके, कुछ ऐसा कि विजिबल बना दिया आपने एग्जामिनर को, कि एग्जामिनर को लग रहा है हाँ यार ये चीज दिख गई एग्जामिनर को। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन हाईलाइट या कुछ ऐसा करना भूल जाते हैं कि एग्जामिनर की नॉलेज में आ जाए, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देता। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कंटेंट चाहे कम भी हो, लेकिन जब वो एग्जाम लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं आंसर कि उसमें ना बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में, ताकि एग्जामिनर की नजर जाए। तो हो सकता है एग्जामिनर ने जो नजर गई उनको कुछ कुछ वर्ड्स दिखे, क्योंकि उनके पास इतने सारे टेस्ट पेपर आते हैं, तो वो बेसिकली वो भी ऐसे ही रीड करते हैं, नजर मारने वाली रीडिंग, कि हाँ ठीक है इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसने ये सब इंक्लूड किया है। किसी इंसान ने वही चीज सेम आंसर लिखा होगा लेकिन हाईलाइट नहीं किया, या उसको किसी तरह बोल्ड नहीं किया या अंडरलाइन नहीं किया, तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब इसको, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है पूरा आंसर रीड करने का। तो मैंने ये चीज पे वर्क किया कि मेरे को बस लिख के आना है, मेरे को ये इंश्योर करना है कि जो मैंने लिखा है वो एग्जामिनर को दिखे। तो मैंने उसको हाईलाइट अंडरलाइन ये करा जो बाकी का टाइम बचता था। तो पहला टारगेट था कि एग्जाम पूरा हो, दूसरा टारगेट था हाईलाइट हो जाए, और फिर जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ फिर मैं लग गया इंटरव्यू की तैयारी पे। फिर मैंने इंटरव्यू के अंदर अपने डेफ को डीकंस्ट्रक्ट किया, जैसे कि सब करते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे जब मैंने डेफ फिल किया, तो डेफ फिल का जब टाइम आया तब मैंने देखा उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक, मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए आपकी हॉबीज है, हॉबीज क्या है, तो अब कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई हॉबीज नहीं होती, कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई अचीवमेंट नहीं होती, तो उनको लगता है यार मैं अचीवमेंट अवार्ड्स में क्या लिखूं, या मैं इस हॉबीज, मेरी हॉबी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग हॉबी तो है नहीं, उसमें मैं क्या लिखूं। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि जो मेन आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए एथिक्स का एग्जाम होता है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो कुछ मान लीजिए कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इस तरह की कुछ कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, एनोनिमिटी हो गया। तो जब आपको ये सब चीज़ें, ये जो आपकी जो ट्रेड्स हैं ये पता चल जाती हैं, तो आपको ये पता होता है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट के पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो जो एग्जाम वो ब्यूरोक्रेट बना रहा है तो वो एग्जाम क्या टेस्ट कर रहा है, वो भी इन्हीं क्वालिटीज को टेस्ट कर रहा है,
कि ये क्वालिटीज जिसमें उसको हम ले लेंगे। हर एक पॉइंट पे सिर्फ ये क्वालिटीज को चेक किया जा रहा है। तो जब आपको पता है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है इस एग्जाम में, तो इंटरव्यू में भी उसी चीज़ को चेक किया जा रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हॉबीज नहीं है तो खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलो। मतलब कभी भी इंटरव्यू में या कहीं भी झूठ नहीं बोलना है, या आप अपने माइंड में रखिए आपको कुछ पोर्ट्रे नहीं करना है, कुछ फेक नहीं करना है, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप बता सकते हैं कि आप कब झूठ बोल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि वो आपके, मतलब दे कैन सी थ्रू यू कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से बचना चाह रहे हैं। तो मैं बस वही कहूंगा कि आप एकदम ऐसे बैठे कि उनको सब पता है, और ऑनेस्ट रहिए अपने कोई भी आंसर कर रहे हैं कोई भी चीज़ में। तो अगर आपकी हॉबीज नहीं है तो खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जिस इंसान को एग्जाम क्रैक करना है वो उस एग्जाम को क्रैक करेगा, चाहे उसकी सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, कि उसकी हॉबीज कोई नहीं है तो भी वो क्रैक करेगा, उसके अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी वो क्रैक करेगा, किसी का ऑप्शनल यूं है कि ऑप्शनल उसमें मार्क्स नहीं आते वो भी क्रैक करेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको ये नहीं सोचना कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको पीछे होल्ड बैक कर रही हैं, आपको ये सोचना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे पुश कर रही हैं जाने के लिए, उन चीज पे फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये कमी है या मेरे पास ये नहीं था तो क्या मैं इसकी वजह से कोई मेरा डिसएडवांटेज है, ये कभी नहीं सोचना। आपका सोचना ही ये है कि मेरा इसका तो एडवांटेज है, इस चीज का तो मेरे को एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर नहीं आते, तो मेरे को ये पता था कि अगर मैं ये सोचूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 साल तक नंबर नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं सोच सकता हूं कि यार इतना टफ लैंग्वेज होती है, ये होता है, तो मैं कैसे करूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरे पास तो टाइम भी 25 दिन का है। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस पेपर्स में हेल्प करता है। मान लीजिए मेरे ऑप्शनल के अंदर अगर 40 नंबर कम भी आ रहे हैं तो मैं ऊपर के जीएस के पेपर में, हर एक पेपर में 10-10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और वो अगर मैं इसके अंदर मेरे को बेनिफिट कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बहुत अच्छी बात है इस ऑप्शनल की। तो ये सोच के मैंने कहा कि नहीं, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूंगा क्योंकि वो जीएस में मुझे हेल्प करता है। तो मैंने एक पॉजिटिव साइड पे देखा कि हाँ एडवांटेज है, मैंने ये नहीं देखा कि उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सेम चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पीछे खींचती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, तो जॉब करेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो ना सुबह से शाम तक जॉब करता हूँ, शाम को आता हूँ, मेरे को 2-3 घंटे बचते हैं, तो अब मैं क्या करूँ, उसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा तो मेरे पास आधा घंटा बचेगा, 1 घंटा पड़ेगा, तो मैं तो तैयारी कर नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा है कि आपको रोक रही हैं या ये आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करने दे रही है, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे मेरे ऐसे बैचमेट्स हैं जो जॉब करते हुए आए हैं, मतलब जिन्होंने बहुत कम टाइम डिवोट किया है फिर भी आए हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो उनकी तैयारी करने का स्टाइल था, जो स्मार्ट स्टडी उन्होंने की, वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे की। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं आप थोड़ा दिमाग लगा के और सोच समझ के स्मार्ट स्टडीज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जॉब पे जाते हैं, आपका बहुत टाइम आपको लग रहा है कि मैं किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ, आप जॉब पे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि सुबह अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा टाइम शेड्यूल क्या है। आप सुबह उठते हैं 5 बजे मान लीजिए, और फिर आप पूरा एक दिन क्या काम कीजिए, आप अपना बस शेड्यूल बनाइए। जिस दिन आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप सुबह से लेके शाम तक अपना बस शेड्यूल लिखिए पेपर पे कि मैं इतने बजे उठा, मैंने इस पे ये किया, ये किया। रात तक आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए जो आपका डेली रूटीन है। अब आप जब डेली रूटीन बनाएंगे फिर आप रात को बैठिए और उसको देखिए कि आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उस चीज को वहां से टाइम आप वहां से निकालिए कि हाँ ये कट किया, इसको कट शॉर्ट किया, ये टाइम इस चीज की जरूरत नहीं थी, ये मैंने वेस्ट कर दिया। ऐसे जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा कि बहुत सारी टाइम आपका कटता जाएगा और आपके पास टाइम ज्यादा बच जाएगा। तो आप इस तरह से सोचिए। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं कल ज्यादा टाइम निकालूंगा, जब आपको यही नहीं पता कि मैं टाइम दे कर रहा हूं, तो आप टाइम निकालेंगे कहां से, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैं टाइम ज़्यादा दे कर रहा हूँ। तो आपको पहले एक शेड्यूल बनाइए, वो टाइम कटिंग करिए कि हाँ ये इस चीज़ की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये इतना टाइम निकाल लिया, इतना टाइम निकाल लिया, और जितना टाइम बचा उसमें न्यूज़पेपर रीड कीजिए और धीरे धीरे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाइए। तो ये एक तरीका होता है जो कोई जॉब में तैयारी कर रहा होता है। सेम ऐसा कि जो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेजेस में हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। आप पहले से मत कीजिए, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने जैसे बोला कि एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कि आपके पास टाइम बहुत है, चलो ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आपके लिए वो बोरिंग हो जाएगा। आप जब स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को तो आप बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं कि हाँ मैं कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, आपको एक्साइटमेंट होती है, आप आउट ऑफ एक्साइटमेंट चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट गिरने लगती है, वो लेवल आपका बोरियत आने लगती है और आपको गिरने लगता है लेवल। अब मान लीजिए आपने स्टार्ट किया अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, 3rd ईयर तक आते आते आप एकदम वो हो चुके हैं कि मेरे को सब आ गया, लेकिन अब मैं बोर हो गया हूँ उसका पढ़ के। लेकिन जब
आपको एफर्ट देने की बारी आती है ग्रेजुएशन के बाद, जो 1 साल का एफर्ट मांगता है सिविल सर्विसेज, अब आप उसमें एफर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले एफर्ट किया है, तो अब आप उसके अंदर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर आप 3 साल तक अपने अच्छे से आपने एग्जाम किया, ग्रेजुएशन किया, एंजॉय किया, फिर आपने कहा कि मेरे पास 1 साल की मेहनत है, मेरे को 1 साल मेहनत करनी है बस, अब आप उस 1 साल में अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं इस एग्जाम के ऊपर, तो आप ज्यादा मार्क्स ले आते, क्रैक कर देते। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने, जैसे कि बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सुना होगा, एक गैस का कंसेप्ट होता है कि गैस जो होती है वो एक कंटेनर को फिल कर लेती है, नो मैटर कंटेनर छोटा है या बड़ा है, गैस हमेशा फुली ऑक्यूपाई करती है किसी भी कंटेनर को। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि जब ये आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आपको टाइम कितना मिला है, आपको ज्यादा टाइम मिला है तो भी आप उतने टाइम में ऑक्यूपाई कर लेंगे, कम टाइम मिला है तो भी आप उतने ऑक्यूपाई करेंगे और आउटपुट सेम ही रहेगा, आउटपुट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अगर जैसे मैं बताता हूँ मेरे को 6 मंथ्स थे या 7-8 मंथ्स थे, मुझे पता था कि 8 मंथ्स मेरे पास हैं तो मैं 8 मंथ्स के अंदर ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा, मुझे इतना बस ये पता कि हाँ मेरे को करना ही है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब आपको ये पता होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपके पास एक ही मजबूरी हो जाती है सक्सेस लेना। जब आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है ऑप्शंस हैं, तो भी आप सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उस तरह का प्रेशर नहीं होता। अब कुछ लोग उस प्रेशर में एकदम हो जाते हैं कि यार सब छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि प्रेशर आता नहीं है। अब मेरे ऊपर प्रेशर, आप मेरे को समझ के चलिए कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, मुझे ये नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, मुझे आंसर राइटिंग का नहीं पता था, प्री के बाद मेरे को मेंस का पूरा रहता था, ऑप्शनल सब कुछ रहता था। उस पॉइंट पे मैं सोच सकता था कि यार अभी इतना प्रेशर तो मेरे से हैंडल नहीं होगा, ये मैं कैसे करूंगा, आप छोड़ देते उसको। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि एक ही अटेम्प्ट है और उसी में मैं दे सकता था, उसके बाद मेरे को कभी एलिजिबल ही नहीं होऊंगा मैं एग्जाम देने के लिए, मैं उसके बाद एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे एग्जाम देना ही है इस बार और क्रैक करना ही है। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, जब आपके पास ये होता है कि मेरे को करना ही है, तब आप कर भी लेते हैं। और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका क्या, आप हम सबका एक पोटेंशियल होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा इतना पोटेंशियल है कि मैं अपने पोटेंशियल तक पहुंच गया, तो मैं अपने पोटेंशियल मेरा इतना है कि मैं कर सकता हूं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा पोटेंशियल ये है, लेकिन अब इतना मैं कैसे कर सकता हूं। अब जैसे मेरे को था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को ऑप्शनल प्रिपेयर करना है 25 डेज में। अब मैं कहूँ यार मेरा पोटेंशियल तो है, मैंने इतने एग्जाम क्रैक्स करे, लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं कैसे करूंगा इतने लिमिटेड टाइम फ्रेम में। तो मैंने क्या कहा, मैंने तब अपने कोशिश की कि चल यार कोशिश करते हैं। और इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब मैंने 25 डेज में प्रिपेयर किया, तब मैंने एक चीज सीखी कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। पोटेंशियल कोई आपको एक ऐसा नहीं होता कि एक लिमिट है कि यहीं तक आपका पोटेंशियल है। जब आप उस पोटेंशियल को रीच करते हैं तो आपका पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी रीच नहीं कर सकते। तो आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो एक आप ये मान के चलिए लिमिटलेस, आपको खुद को नहीं पता आपका पोटेंशियल कितना है। आप जितना कोशिश करेंगे पोटेंशियल तक रीच करने के लिए, वो उतना ऊपर होता जाएगा। तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं 25 डेज में प्रोवाइड कर सकता हूं, तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा कर सकता हूं, और किस तरह से परफॉर्म कर सकता हूं। तो मैं वो आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप के पोटेंशियल को लिमिट मत करो, डिसएडवांटेजेस को मत देखो, एडवांटेजेस को देखो। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं सिविल सर्विसेज में आना, तो आप जरूर आ सकते हैं। चाहे आप फेल हुए हो अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मार्क्स अच्छे ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन पुअर हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी किसी भी तरह की सिचुएशन में है, तो भी आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने दिमाग से स्मार्ट स्टडीज कीजिए। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज करना, ये करना वो करना, वो मत करें। आप एक लिमिटेड सोर्सेज रखें, मल्टीपल रिवीजन रखें, और जो भी डिसएडवांटेज आपको लगता है कि मेरे ऊपर ये डिसएडवांटेज है, मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, आप उसको मैनेज करो किसी तरह की। हाँ यार चलो ठीक है, जितना भी नेगेटिव हो मेरे साथ, मैं बस ये सोचूंगा कि मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा एग्जाम में। अब जैसे कि जब आप प्रीलिम्स के अंदर बैठते हैं तो प्रीलिम्स में कई बार होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, तो प्रीलिम्स से पहले जब मैंने 2 दिन पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मतलब मेरे को लग रहा था कि यार ये कट ऑफ से तो ऊपर जा ही नहीं रहे मेरे मार्क्स लास्ट एग्जाम में। हालांकि जब मैंने प्री के एग्जाम दिए, टेस्ट सीरीज दी प्री की, तो इनिशियली मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 दिन जब मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरे कम नंबर आए। बट मेरे को ये पता था कि ये 2 टेस्ट चाहे कम नंबर आए, लेकिन जब मैं आगे जाके देने वाला हूं उसमें मेरा जरूर होने वाला है अच्छा। और जब मैंने एग्जाम दिया तो यही हुआ कि जो मेरा प्री बहुत अच्छा हुआ और मेरी कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेरा आराम से क्रैक भी हो गया प्रीलिम्स। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये मेरे को आंसर राइटिंग में मेरे को कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे प्रीलिम्स में मेरे को कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को ये नहीं पता ऑप्शनल कैसे करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी और कुछ भी हो, मतलब आप वो एग्जाम कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपना लो,
कोई कहते हैं कि यार दिसंबर तक ना ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, आपने दिसंबर तक ऑप्शनल नहीं किया, मैं कहता हूँ आपने प्री के बाद किया तो भी आप कर सकते हो प्री, और अगर आपने दिसंबर से पहले कर लिया तो भी आप कर सकते हो। आप प्री की जब तैयारी कर रहे हो और आपके पास 1 साल है, आपने ऑप्शनल के साथ साथ प्री चलाया तो भी आप कर सकते हो। मतलब आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि आपका तरीका आपको किस तरह का सूट करता है। उसमें कुछ एक यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो आप फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें होती है, कोई ट्रिक्स होती है कि हाँ ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आपने ये फॉलो करी है तो आपका हो जाएगा एग्जाम क्लियर। और कुछ आपका तरीका होता है और हर इंसान का तरीका अलग होता है। तो आप ये याद रखना कि आप यूँ नहीं कह सकते कि हाँ भाई इस तरीके से मैं ये गेन कर सकता हूँ या इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ लेकिन वो चीज़ बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ें। कि जैसे कि लोग मुझे जो बोलते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे ना नोट्स चाहिए, उस टॉपर के ना नोट्स मिल जाए किसी तरह, या इसके नोट्स चाहिए मुझे उसके नोट्स चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आप सबसे ज्यादा गेन कर सकते हो वो उसी नोट से कर सकते हो जो आपने खुद ने बनाए हैं। आप किसी और के बनाए हुए नोट से आप गेन इतना नहीं कर सकते। और ये मतलब ये एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझते लोग, लेकिन ये एकदम आप एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे मैं आपको एकदम लॉजिकली समझाता हूँ। मान लीजिए एक कोई मैं लक्ष्मीकांत बुक पढ़ता हूँ और लक्ष्मीकांत बुक को मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मैं पहली रीडिंग देता हूँ और नोट्स में सेकेंड रीडिंग में बनाता हूँ। मान लीजिए तो मैंने पहली रीडिंग दी, पहली रीडिंग के बाद जब मैं सेकंड रीडिंग दे रहा हूं तो अब मैं नोट्स किस चीज के बना रहा हूं, मैं नोट्स उस चीज के बना रहा हूं जो चीज मेरे को याद नहीं रह रही। जो चीज मैंने पढ़ी है और जो मुझे पता है कि ये मेरे को याद हो चुकी है, मैं उसको नहीं लिखूंगा नोट्स में, क्योंकि मेरे को नोट्स कंसाइज बनाने हैं। मैं हर चीज नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा तो नोट्स बुक ही बन गई, लक्ष्मीकांत की दूसरी बुक बन जाएगी वो। तो मैं क्या करूंगा कि उसके अंदर मेरे को ये मान लीजिए ये मेरी बुक है, इसमें से मेरे को ना 40% तो याद हो गया 2 रीडिंग के अंदर, पर ये 60% है ना, ये मेरे को याद नहीं होता। ये 60% उठा के मैंने अपने नोट्स में डाल दिया कि अब ये 60% लक्ष्मीकांत का 60% मेरे नोट्स में आ चुका है। अब कोई मेरा नोट्स से प्रिपेयर कर रहा है तो अब आप देखिए वो लक्ष्मीकांत के बाद मेरे नोट्स से प्रिपेयर कर रहा है तो मेरे नोट्स में सिर्फ 60% है। और अब मेरे नोट्स में से भी ऐसा होगा कि आपको कितना रिटेन होगा, आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपको 50% रिटेन होगा। समझ रहे हैं? तो अब मैंने कितना रिटेन किया था, मैंने क्या रिटेन किया था कि 40% मेरे को लक्ष्मीकांत से आता था और जो मैंने 60% के नोट्स बनाए वो 60% के नोट्स से भी मैंने गेन किया। मान लीजिए 60% में मेरी 50% एफिशिएंसी है तो अराउंड 30% मैंने उससे भी गेन कर लिया। तो 30 और 40 मैंने 70% लक्ष्मीकांत को गेन किया। लेकिन आपने क्या गेन किया, आपने मेरे 60% में से आपने 50% से आपने सिर्फ 30% गेन किया। क्यों? क्योंकि आपने मेरे नोट्स से पढ़ाई की है, आपने बुक से पढ़ाई नहीं करी। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी के नोट्स मांगते हैं उससे अच्छी चीज ये है कि आप खुद के नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाने की जो तरीका होता है ना उसको आप इम्बाइब करें अपने पर्सनैलिटी में, अपने तरीके में, तभी आप गेन करेंगे। लोग आप नोट्स के पीछे मत भागे कि इनके नोट्स ले लूं उनके नोट्स ले लूं। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, बुक से बने हुए, वो आप उससे ज़्यादा अच्छे से गेन करेंगे। तो इसीलिए मैंने आज तक, जैसे मैंने ना कोई कोचिंग ली है ना, मैंने हर एग्जाम सेल्फ स्टडी से किया है। और वो मैंने कैसे किया है, क्योंकि मैंने ना किसी के नोट्स पढ़े ना कुछ, मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी देखी थी स्टार्टिंग में कि किस तरह से स्ट्रेटेजी होती है और क्या स्टैंडर्ड बुक्स होती है, बस। उसके बाद नोट्स मेकिंग और वो सब मैंने अपना खुद का किया। बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मैंने देखा है कि मैं लोगों के नोट्स पढ़ के उन लोगों से ज़्यादा नहीं जान पा रहा। मतलब किसी ने अगर मान लीजिए नोट्स बनाए हैं और मैं उसके नोट्स से पढ़ रहा हूं तो मेरी जो नॉलेज बेस है वो उससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं कर सकता। मेरा उस इंसान तक लिमिट हो जाएगा कि जो इंसान, उस इंसान के पास नॉलेज है उतना मैं नॉलेज गेन कर सकता हूं, लेकिन उससे ऊपर अगर मुझे बढ़ना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि किसी के नोट्स नहीं लिए, मैंने देखा कि उस इंसान ने नोट्स कहाँ से बनाए हैं और मैंने भी उसी बुक को पकड़ा और उसी बुक से मैंने पढ़ा और नोट्स बनाए। तो उससे मैंने, हो सकता है उस इंसान से भी ज़्यादा मैं गेन कर लूँ। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप नोट्स के पीछे भागने की बजाय अपने नोट्स मेकिंग पे आप फोकस करें कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स जितने कंसाइज हो उतना अच्छा है, नोट्स में जितना रेलेवेंट चीज़ हो उतना अच्छा है। और नोट्स आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बनाने हैं किस चीज़ के नहीं बनाने हैं। जैसे एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर के नोट्स आप बनाओ, लेकिन न्यूज़पेपर के नोट्स ऐसे बनाओ कि हाफ पेज के अंदर आपका एक न्यूज़पेपर के नोट्स आ जाए। और वो सिर्फ आपके किसके बेसिस पे होना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रीलिम्स में मैं ये चीज़ें आती है छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये मैंने उसमें नोट कर ली। मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाओ, क्योंकि मेंस के लिए जब आप एग्जाम दोगे तब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, अराउंड 50 to 60 टॉपिक्स हर एक जीएस के होते हैं जो एक साल में आ जाते हैं और उन्हीं में से कोई एग्जाम बन के आता है। तो ये एक तरीका होना चाहिए। तो जो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है कि प्रिपरेशन कैसे करें,
उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी सेशन होता है वो मैं अपने इंस्टाग्राम himanshu_ifs पे डालता रहता हूँ। तो जो भी अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको जाननी है कि किस तरह से करना है वो मैं वहाँ शेयर करूँगा। लेकिन ये बेसिकली मेरा ये था कि जब आपके ऑड्स अगेंस्ट है आपके, तो आपको किस तरह से एग्जाम क्रैक करना है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।